अब इन तीनों ने कहा कि नहीं, हमारा अपना कोई रिश्तेदार नहीं है। मतलब बात यह है अंकल, हमारे मैक्सिकन माँ बाप मैक्सिकन रेवोल्यूशन में बंदी बना लिए गए हैं। राष्ट्रपति पोर्फिरियो डियाज के लोगों ने उन्हें बंदी बनाया है या मार दिया है, ये हमें नहीं पता। और अब अंकल मिस्टर फ्रांसिस्को मडेरो के रेवोल्यूशनरीज उनके साथ लड़ रहे हैं। पता नहीं ये लड़ाई कब तक चलेगी। यह कहने के बाद वलेरिया के आंखों में आंसू थे। तब अंकल ने कहा, मत रो और ना किसी बात से डरो, तुम एक दिन ज़रूर अपने माता पिता से मिलोगे। तपाक से आंट अमेलिया बोली, तो अंकल क्या वो जिंदा हैं? शायद, अंकल बिली बोले। हम कोशिश तो ज़रूर करेंगे, अंकल बिली ने अपनी बातों को आगे बढ़ाया। आंट एमिलिया ने तुरंत कहा, अंकल बिली, वो दोनों यानी कि सारा और वेलेरिया के माता पिता मोरेलोस शहर से गायब हुए हैं। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सुनो, मेरा एक पादरी दोस्त है जो कि मोरेलोस शहर का ही है, जहाँ से तुम्हारे माँ बाप गायब हुए थे। वह उन लोगों को ढूंढने में तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। तुम बस एक काम करना, तुम तीनों, तुम ये चिट्ठी मोरेलोस में इस पादरी एंटोनियो को देना, जो कि मोरेलोस शहर के उत्तर में है और सेंट मैरीज चर्च का पादरी है, यानी सेंट मैरीज कैथीड्रल का पादरी है। ये कैथीड्रल यानी चर्च वहाँ का सबसे बड़ा और भव्य चर्च है। बस तुम वहाँ जाकर ये चिट्ठी देना। चिट्ठी पर एक लाल रंग की मोहर थी, मोम की। वो कागज़ भी काफ़ी मजबूत दिखता था। आंट एमिलिया ने वो चिट्ठी अपने हाथ में ली और अंकल बिली से कहा, इसमें क्या है? उन्होंने कहा, यह एक गुप्त चिट्ठी है और इसके अंदर जो भी है सिर्फ पादरी एंटोनियो के लिए ही है, ताकि वो इसे पढ़ें और समझें और तुम्हारे माँ बाप को सफलतापूर्वक तलाश कर सकें। ठीक है अंकल बिली, पर गांव से मोरेलिस शहर काफ़ी दूर है और इतना लंबा रास्ता हम कैसे तय करेंगे? वो मैं तुम्हें एक नक्शा बना कर दूंगा, तुम आराम से पादरी एंटोनियो के चर्च पहुंच जाओगे। पर याद रहे, यह रास्ता जंगल और तानाशाह सरकार के खेमों से होकर गुजरेगा। तुम तीनों बहुत सावधानी से यह रास्ता तय करना। रास्ता करीब करीब 2 रातें और 3 दिन का होगा। और सुनो, मेरा ये छोटा गधा तुम्हारे साथ जाएगा। इसके ऊपर अपने खाने पीने का सामान रख लेना, और हाँ, यह तुम्हें आने वाले ख़तरों से पहले ही आगाह कर देगा। और तुम वेलेरिया सुनो, ये लो। तभी अंकल विली ने अपने बिस्तर के नीचे से एक मोटी और सख्त लाठी उठाई और वेलेरिया को थमाई। उसके आगे एक लोहे का कवर भी लगा था जो करीब 6 से 7 इंच का था। उन्होंने कहा, इस लाठी से तुम जंगली जानवरों को दूर रखने में सफल होंगे। अब बस अपने आप को कल सुबह तक के लिए तैयार करो और कल सुबह होते ही अपने सफ़र पर निकल जाओ। यह सुनकर तीनों के चेहरों पर खुशी थी। पर सुनो, अंकल विली बोले, मेरा ये गधा बेहद ज़हीन और वफादार है। इसे पूरे सफ़र के दौरान अच्छे से रखना और खिलाते पिलाते रहना। और एक बात जो मैंने तुम्हें अब तक नहीं बताई, वो ये है कि ये गधा वही गधा है तुम लोग जानते होगे जब बैतलहम में जिस चरनी में यानी कि क्रिब में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, वहाँ पर कुछ जानवर थे, उनमें गाय और गधे भी थे। ये गधा उनमें से एक गधे का वंशज है। ये बहुत ही ख़ास गधा है, मामूली नहीं। बस मैंने यही कहना है। अब आप सब लोग जल्दी से कल सुबह की तैयारी कर लो और सुबह तड़के ही कूच कर लो। मैं खाना पकाती हूँ, आंट एमिलिया ने कहा। वह जल्दी जल्दी बीन्स और चावल पकाने में व्यस्त हो गईं। इधर सारा और वेलेरिया ने सारा सामान बांधा और फल और एक मशक में, जो कि जानवर के खाल से बनी पानी की बोतल होती है, उसमें साफ पानी भर लिया। अब सब लोगों ने सोने की तैयारी करी। सब लोग अब सो गए, पर बीच रात में सारा ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि अंकल विली मोमबत्ती की लौ में नक्शा तैयार कर रहे हैं और वह छोटा गधा उनके ही पास खड़ा है। फिर सारा सो गई। पौ फटते ही आंट एमिलिया उठ गईं और सारी लकड़ी की बाल्टियों में पानी भर दिया और अंकल विली के लिए नाश्ता बनाया, उनको दवाई दी और उनके पैर पर नई पट्टी बांधी। इधर सारा और वेलेरिया भी तैयार हो गई थीं। एमिलिया, सारा और वेलेरिया ने अब नाश्ता किया। अब एमिलिया ने अंकल विली को उनकी दवाइयाँ और खाना दिया और अपना बाकी का सामान उस गधे पे रखा। छोटा गधा होने की वजह से सिर्फ 1 दिन और 1 रात का खाना ही उस पर रख दिया गया। एमिलिया ने कहा, मैं अपनी बकरी और उसका बच्चा आपके पास छोड़े जा रही हूँ। मैं आपकी दवाई यहीं छोड़े जा रही हूँ अंकल विली। आप बस लगातार दवाई खाते रहना, इससे आपकी तकलीफ़ जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अंकल विली ने उन सब का शुक्रिया अदा किया
और वो नक्शा एमिलिया को दिया और कहा, सारा काम खत्म करके तुम सब लोग वापस आ जाना और मुझे ये ज़रूर बताना कि पादरी एंटोनियो ने तुम लोगों से क्या बात करी। ये कहकर अंकल विली ने उनको अलविदा कहा और कहा, भगवान तुम्हारे साथ हो, बाय बाय बच्चों। अब आंट एमिलिया, सारा और वेलेरिया उस छोटी पगडंडी पर उस गधे के साथ चलते जा रहे थे। वेलेरिया के हाथ में वह मोटी सख्त लाठी थी और सारे सामान के साथ गधे पर बैठी थी। वह उस पगडंडी पर चलते चले जा रहे थे और अब एक धूल भरी आंधी हल्के हल्के उनकी तरफ बढ़ रही थी। तभी वेलेरिया ने कहा, आंटी, हमको जल्द से जल्द इस आंधी से बचने के लिए कहीं ना कहीं छुपना चाहिए। वह देखो, हम उस पुराने खंडर में शरण ले सकते हैं। तीनों लोग और वो गधा खंडर के अंदर तुरंत घुस गए और आंधी के शांत होने तक वहीं रहे। पर जाते जाते सारा ने एक चमकती रोशनी खंडर के अंदर देखी, मगर सारा ने डर के मारे उसे नज़रअंदाज कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद वेलेरिया को एक जानवर का कंकाल भी दिखाई दिया, जिसे वह नहीं सारा देखकर काफ़ी डर गई। मगर वह लोग 3-4 घंटे तक चलते रहे। फिर एक जगह, बिल्कुल वीरान सुनसान जगह पर, एक नदी के पास हाथ मुंह धोकर फल और बंस खाए और थोड़ा फल और पानी गधे को भी दिया। फिर आंट एमिलिया नक्शे को अच्छी तरह से देखने लग गई और अपने रास्ते को बार बार जांचा। रास्ता सही था, वह लोग सही रास्ते पर थे। पर वेलेरिया इस बार चिंतित होकर कहने लगी, अभी थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, फिर रात। हम आज रात कहाँ रुकेंगे? यहाँ पर तो अभी मुझे दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या किया जाए? बस हम जल्दी जल्दी चलते हैं और किसी पेड़ के नीचे रुकेंगे और आग जलाकर आराम करेंगे। उनका ये रास्ता सुनसान वीरान रेगिस्तान जंगल था। चलते चलते अब अंधेरा होने लगा था। आंट एमिलिया ने एक चट्टान देखी और उसके बीचों बीच एक बड़ा घना पेड़ देखा और कहा, हम आज रात यहीं रुकेंगे। आंटी ने वह लाठी उठाकर एक तरफ रखी। वेलेरिया और सारा ने आसपास से लकड़ियाँ उठाना शुरू किया। तभी आंट एमिलिया ने कहा, रुको, मैं अपनी कुल्हाड़ी लाई हूँ, उससे कुछ बड़ी लकड़ियाँ काटती हूँ। लकड़ियाँ काटकर आंटी ने आग जलाई और सब लोग सुस्ताने लगे। पास ही एक पेड़ की टहनी से वह गधा बंधा हुआ था। आंटी ने अब उसे पेड़ के पत्ते और कुछ फल खाने को दिए। फिर मशक में से सबने पानी पिया और गधे पर लदा जो सामान था वह अब नीचे ज़मीन पर था। उसमें से सारा ने सबके लिए अलग अलग बिस्तर और कंबल निकाले, क्योंकि थोड़ा बहुत रेगिस्तानी इलाका होने की वजह से वहाँ रात में ठंड थी। फिर आग में थोड़ी और लकड़ियाँ डालकर आंट एमिलिया ने कहा कि वह दोनों सो जाएं और थोड़ी देर बाद वह सोएंगी और वेलेरिया पहरा देगी। फिर आंट एमिलिया पहरे पर लग गईं और वह दोनों सो गईं। फिर कुछ घंटों बाद आंट एमिलिया ने वेलेरिया को जगाया तो साथ में सारा भी जाग गई। फिर सारा ने जिद की कि वह भी पहरे में वेलेरिया के साथ जागेगी। अब आंट एमिलिया इतनी थकी थीं कि वह लेटते ही सो गईं। अब सारा और वेलेरिया रात में उन टिमटिमाते तारों को निहार रही थी। तभी सारा को वो दृश्य दिखा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं करी थी। उसने देखा वो एक बड़ा चमकता क्रिसमस स्टार, जिसके बारे में आंटी ने उसे बताया था, वह अब उसके सामने चमचमा रहा था। सारा को अब पता चल चुका था कि वह तारा वही एक्समस स्टार है जिसका जिक्र आंट एमिलिया ने उससे किया था। फिर उस तारे को देखते देखते ही सुबह के 4 बज गए। वेलेरिया ने भी उस तारे को देखा, पर उसने उस तारे पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब वह सब लोग उठ गए और अपना सामान बांधकर नाश्ता करने में व्यस्त हो गए। फिर उस वीरान जगह से अब वह लोग चल पड़े। कुछ देर लगातार चलने के बाद उन्हें एक किसान का खेत दिखाई दिया। वह तीनों किसान के घर पहुंचे। किसान और उसके परिवार ने उनका बेहद खुशदिली से स्वागत किया और पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने उस किसान को सारी बात बताई कि वो अपने माता पिता को ढूंढने निकले हैं, जो कि मोरेलोस शहर में हैं, जिसे वो तानाशाह सरकार कब्जा करके बैठी है। ये बात सुनकर वह किसान थोड़ा परेशान हुआ। फिर उसने कहा, तुम अब शहर जाना चाहते हो? हाँ, एमिलिया ने कहा। तो फिर ठीक है, कुछ देर यहाँ रुको, कुछ खा पी लो, फिर आगे जाना। मैं तुम्हें कुछ फल और पका हुआ खाना दूंगा, जिसे तुम रास्ते में खा लेना, और तुम्हें रात को भी वही खाना पूरा हो जाएगा। और तुम अब आए हो तो नहा धो लो, क्योंकि तुम्हारे चेहरों पर हाथों पर मिट्टी लगी है। तीनों ने नहाना धोना किया और तब तक किसान ने अपनी गाय बैल और उस छोटे गधे को भी नहलाया।
बस फिर उस किसान के परिवार ने उनको अलविदा कहा और तीनों फिर से अपने बाकी सफ़र पर चल दिए। खाना और साफ पानी फिर से अब उनके साथ था। आंट एमिलिया ने अपनी कुल्हाड़ी को हिफाजत से गधे पर लदे सामान के साथ बांधा हुआ था। वह तीनों फिर से अब एक जंगल के पास थे। आंट एमिलिया ने फुर्ती से नक्शा निकाला और उसकी जांच करने लगी। रास्ता तो सही लगता है, आंट एमिलिया ने वेलेरिया को नक्शा दिखाते हुए कहा। वेलेरिया को नक्शा ज़्यादा समझ में नहीं आया। फिर वह लोग उस जंगल की तरफ चल पड़े। नक्शे में जंगल से होकर ही गुजरना था। वह लोग अब जल्दी जल्दी अपने सफ़र को तय करने में लगे थे। सारा पहले की तरह गधे पर बैठी थी। बहुत देर तक चलने के बाद अब जंगल घना घना और घना होता जा रहा था। वह सब लोग बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि यह जंगल रात होने से पहले पार हो जाए। कुछ और कदम चलने के बाद गधे ने हल्के हल्के रेंकना शुरू कर दिया। वह सब उसी जगह पर रुक गए। एमिलिया को अंकल बिली की बात याद आई कि वह समझदार गधा है और खतरा होने पर तुम लोगों को आगाह करेगा। आंट एमिलिया ने वेलेरिया और सारा को वहीं रुकने के लिए कहा और अपनी कुल्हाड़ी निकालकर आगे की तरफ बढ़ी। और कुछ देर चलने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर तानाशाह सरकार के सैनिकों ने अपना बहुत बड़ा कैंप लगाया हुआ है। वह अपनी बंदूकों में बारूद भी भर रहे थे। शायद वे किसी न किसी गांव पर हमले की तैयारी कर रहे थे। आंट एमिलिया ने छिपकर उनकी बातें सुनी तो पता चला कि वह उनके ही उस छोटे गांव पर हमला करना चाहते थे जहां वे तीनों रहते थे। आंट एमिलिया ने सोचा, अगर इनको हमारे बारे में पता लग गया तो ये हमें भी मार देंगे, इसलिए यहाँ से रास्ता बदलना चाहिए। पर अचानक एक रैटल स्नेक के आंट के ऊपर गिरने से वह बहुत तेज़ चिल्ला जाती हैं और बस उन सब सैनिकों का ध्यान उनकी तरफ जाता है। वह रैटल स्नेक को मारकर उसी वक्त उसकी दुम को अपने पास रखती हैं और भाग निकलती हैं। आंट एमिलिया के गांव की यह मान्यता थी कि रैटल स्नेक की पूंछ की आवाज़ से कोई भी उस जगह पर जाने से डरता है, इसलिए उन्होंने हिफाजत के लिए उसकी उस पूंछ को अपने पास रख लिया था। वह भागकर तुरंत उन दोनों के पास पहुंचती हैं और कहती हैं, सरकारी सैनिक हमारे पीछे हैं, चलो यहाँ से भागें। वह जल्दी जल्दी अपने रास्तों को बदलते हुए भागते हैं। गधे को भी अब लगातार दौड़ना पड़ रहा था। पीछे पीछे सैनिकों की गोलियां चलने की आवाज़ें आ रही थीं। सैनिक अब उनसे बस आधा किलोमीटर की दूरी पर थे। अब उन्हें एक पुराने बहुत बड़े घर का झाड़ियों और पेड़ों से घिरा खंडर दिखाई दिया। वह तुरंत उसमें जाकर छुप गए। आंट एमिलिया ने जल्दी से गधे और सारा को झाड़ियों के पीछे एक जगह खड़ा कर दिया ताकि कोई भी उन्हें ना देख पाए। फिर आंट एमिलिया दीवार के पीछे छुपकर खड़ी हो गई, अपनी कुल्हाड़ी तानकर, और उन्होंने वेलेरिया को कहा, यह लो उस रैटल स्नेक की पूंछ। जैसे ही खुली जगह में कोई भी सैनिक अंदर आने की कोशिश करे तो बस इस रैटल स्नेक की पूंछ हिलाती रहना, ताकि सैनिकों को ये लगेगा कि इस खंडर में एक जहरीला सांप है। तभी सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी उस खंडर के पास पहुंची। उनके जनरल ने अपने सैनिक को कहा कि वह इसी खंडर में है, जाओ पहले तुम देखो और मुझे बताओ। जैसे ही वह सैनिक अंदर घुसा वैसे ही वेलेरिया ने उस सांप की पूंछ हिलाना शुरू कर दिया। क्योंकि वह छुपी हुई थी इसलिए वह सैनिक उसे देख नहीं पाया। वह बुरी तरह डरा और अपने जनरल के पास पहुंच गया और बोला, सर वहाँ पर कोई नहीं है। उसने जनरल को ये नहीं बताया कि वहाँ एक जहरीला सांप है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जनरल उसको अंदर ही भेज देता और उसकी जान जाने का खतरा होता। तब जनरल मुड़ा और अपनी सारी टुकड़ी को पीछे मुड़ जाने को कहा और वह सब वहाँ से चले गए। तीनों लोगों ने राहत की सांस ली। गधा और सारा काफ़ी डर गए थे। आंट ने उन्हें दिलासा दिया कि वह अब ठीक हैं और भगवान ने उन्हें बचा लिया है। बस अब आज रात की बात है और नक्शे के मुताबिक हम कल 12 बजे तक शहर में होंगे। हम लोगों को आज रात इसी खंडर में ही रुकना है, क्योंकि अगर हम रास्ते पर आगे गए तो सरकारी सैनिक हमें ढूंढ लेंगे और हमें मार भी सकते हैं। आंटी ने तुरंत वेलेरिया और सारा को आसपास से लकड़ियां बटोरने को कहा और कहा कि किसी भी सूरत में खंडर के बाहर अपने आप को दिखने मत देना। फिर जल्दी जल्दी सारा और वेलेरिया ने लकड़ियों को बटोरना शुरू किया और आंटी ने उस दीवार के पीछे नीचे की ओर एक गड्ढा बनाया 1.5-2 फीट का, जिसमें इन बच्चों की इकट्ठा की गई लकड़ियों को डाल दिया और बस देखते ही देखते कुछ ही देर में अंधेरा होने लगा और आंट एमिलिया ने अब आग उस गड्ढे में जलाई। वह आग को खंडर के इस हिस्से के बीचों बीच भी जला सकती थी, पर उससे वहाँ के आसपास की झाड़ी जल जाती और मीलों दूर से उनकी आग की रोशनी किसी भी दुश्मन को दिख जाती। बस आज की रात उन्हें किसी तरह निकालनी थी।
आंट ने जल्दी से उस गड्ढे के चारों ओर आसपास के पत्थर उठाकर गड्ढे को चारों ओर से ढका। शाम के 8 बज चुके थे। वह सब हल्की हल्की ठंड भी महसूस कर रहे थे, पर सारे लोग अब उस आग के चारों ओर खड़े थे। तभी वैलेरिया ने आंट से कहा, आंट, मैं खाना निकालती हूँ जो उन अंकल ने हमें दिया था। वैलेरिया ने किसान का दिया हुआ खाना गधे के ऊपर टंगे थैले से निकाला। आंट ने उसी आग पर खाने को गर्म किया। सब ने जल्दी जल्दी खाना खाया और उस गधे को उन्होंने किसान के दिए हुए फल दिए। फिर वही किसान का दिया हुआ साफ पानी भी उन्होंने पिया। आंट ने वैलेरिया को फिर से पहरे की हिदायत दी और कहा, सुनो वैलेरिया, अब मैं पहरा दूंगी, लेकिन इससे पहले इस जगह की हिफाजत हो जाए, क्योंकि अगर हम कंटीली झाड़ियाँ चारों ओर लगाएंगे तो कोई जानवर या आगंतुक हमारे पास आने की कोशिश नहीं करेगा। मेरे साथ जल्दी जल्दी इन पास की रखी झाड़ियों को चारों ओर बिछा दो और इसके बीचों बीच बिस्तर लगाओ। जल्दी जल्दी दोनों ने काम किया और वैलेरिया और सारा को लेटते ही नींद आ गई। फिर करीब 3.5 घंटे बाद वैलेरिया और सारा को आंट ने उठाया, क्योंकि उन्हें सोना था। फिर वे दोनों उठकर बैठ गईं और बिस्तर के दूसरे छोर पर बैठकर इधर उधर ताकने लगीं। और फिर से सारा ने उस रात के घने अंधकार में आसमान को देखा तो वह तारा फिर वहीं दिखाई दिया। अब सारा को ये पता चल गया था कि ये तारा हमारे साथ साथ है और यही क्रिसमस स्टार है। वह खुश थी, लेकिन तभी उन दोनों को लगा कि वहाँ धीरे धीरे कोई चलकर आ रहा है। तभी भेड़िए के दूर से चिल्लाने की आवाज़ भी आई। उन्होंने धीरे से आंटी को उठाया, क्योंकि वह दोनों बेहद डर गई थीं, और उन्होंने आंटी को उठाते हुए कहा कि यहाँ कोई धीरे धीरे चलकर आ रहा है। आंटी ने पास ही ऊँघते गधे के पास रखे सामान में से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और वह बड़ा वाला लकड़ी का डंडा वैलेरिया को दिया और दीवार के बिल्कुल पास खड़ी हो गई। धीरे धीरे आवाज़ तेज़ हुई और जैसे ही वह आवाज़ पास आई, आंट वैलेरिया ने अपनी कुल्हाड़ी ऊपर हवा में लहराते हुए जैसे ही वार करना चाहा तो उन्होंने पाया कि वह एक बड़ा चूहा था, जो वहाँ सामने पेड़ के नीचे बने गड्ढे से आया था। सूखे पत्तों पर चलने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई इंसान धीरे धीरे चलकर उनकी तरफ आ रहा हो। सब लोगों का डर अब दूर हुआ और फिर उसके बाद कोई नहीं सोया और सुबह होने तक वे तीनों बातें करते रहे। फिर सुबह होते ही अपने मुंह हाथ धोकर बचे हुए फल खुद खाए और बाकी गधे को दिए। नक्शे के मुताबिक वह वहाँ से चल पड़े और फिर उस छोटे वीराने को पार कर उनके सामने एक मिट्टी का मैदान था। दूर उसके पार उन्हें एक घोड़ा गाड़ी जाती हुई दिखी। उनको पता चल गया कि सामने अब शहर जाने वाली सड़क आ गई है। वह गधे के साथ साथ जल्दी जल्दी सड़क तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। चलते चलते भी उन्हें करीब 1 घंटा लग गया, पर वे वहां सड़क तक पहुंच गए और अब वह आती जाती घोड़ा गाड़ियों को हाथ देकर रोकने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें एक बड़ी घोड़ा गाड़ी मिली, जिसमें एक बूढ़ा दंपति था। उन्होंने इन तीनों पर तरस खाकर उन्हें मोरालिस शहर छोड़ने के लिए हामी भरी। खासकर छोटी सारा को देखकर उनका दिल थोड़ा नरम पड़ गया, पर उन्होंने कहा, तुम लोगों को मोरालिस शहर में जाना कहाँ है? उन्होंने कहा, सेंट मैरीज कैथीड्रल पर जाना है। ठीक है, मगर वहाँ पर सरकारी कब्जा है, ध्यान रखना। अगर वहाँ पर पूछताछ हो तो कहना कि हम तुम्हारे दादा दादी हैं और तुम मोरालिस शहर हमारे साथ ही आए हो। ठीक है, सब ने सर हिलाया। शहर के पास पहुँचते ही सैनिकों ने उन्हें रोक लिया। पहले उन्होंने उस बूढ़े दंपति से कुछ बातें की, फिर वह इन तीनों के पास आए और इनसे सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि ये दोनों कौन हैं। उन्होंने कहा, ये हमारे दादा दादी हैं और हम इनके साथ शहर आए हैं। ये सब सवाल कर कर वह लोग वहाँ से चले गए। फिर कुछ देर बाद शहर में बाजार के आसपास आकर उस बूढ़े ने कहा, तुम अब यहाँ उतर जाओ। यहाँ से 200 कदम पैदल चलने के बाद सीधे हाथ से 50 कदम, बस फिर सेंट मैरी कैथीड्रल आ जाएगा। तीनों लोग वहाँ से अपने गधे के साथ चल दिए और जैसे ही वह सीधे हाथ से 50 कदम चले, वहाँ सेंट मैरीज कैथीड्रल था। फिर वे वहाँ से उस बड़े लोहे के गेट से अंदर घुसे। अंदर चलते ही वहाँ उन्हें कुछ स्थानीय लोग मिले। उन्होंने उनकी तरफ हाथ हिलाया। तीनों ने भी अपने अपने हाथों को हिलाकर उनको हाय बोला। आंट एमिलिया ने उन लोगों से पादरी एंटोनियो के बारे में पूछा। उन लोगों ने कहा, वह तो अपने घर में है जो चर्च के पीछे है। तीनों पीछे उनके घर पहुँचे और पादरी एंटोनियो से मिले। पादरी ने उन्हें देखते ही पूछा कि वे तीनों कौन हैं और सेंट मैरीज कैथीड्रल में क्या कर रहे हैं। आंट ने अंकल विली की सारी बात उनको बताई और कहा कि एक चिट्ठी है जो उन्होंने आपके लिए दी है। तब पादरी एंटोनियो ने एक बेहद अजीब बात कही। उन्होंने कहा, मैं किसी भी विली नाम के शख्स को नहीं जानता।
पर तुम्हारे कहने पर यह चिट्ठी ज़रूर देख लेता हूँ। चिट्ठी खोलते ही पादरी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह चिट्ठी तो वहाँ के तानाशाह गवर्नर के लिए थी, जो कि बेहद क्रूर और हिंसक व्यक्ति था, जो कि लिखी गई थी इस तानाशाह गवर्नर के लिए। और उस चिट्ठी को लिखा था एक बेहद बड़े अमीर तरीन और ताकतवर शख्स ने। और उस चिट्ठी में ये कहा गया था कि मोरालिस शहर की बड़ी जेल में कुछ कैदी हैं जिनमें 2 पति और पत्नी हैं, उन्हें जल्द ही छोड़ दिया जाए। ये चिट्ठी पादरी ने पढ़ते ही उनसे कहा कि क्या तुम्हारा कोई अपना साथ का शख्स जेल में बंद है? उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं पता, पर हो सकता है यह मेरे दीदी और जीजा हों। आंट एमिलिया ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, जब ये चिट्ठी मेरे पास आई है तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, पर यह बताओ तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? पादरी ने सारा और वेलेरिया की तरफ देखकर पूछा। वो शायद पादरी साहब यहाँ इस शहर में कहीं हैं। तुम बच्चों ने सही पता लगाया, अब तुम ज़रूर अपने माता पिता से मिल पाओगे। रुको, अभी मैं जाता हूँ गवर्नर के पास और उनसे आग्रह करके तुम्हारे माता पिता को छोड़ने के लिए कहता हूँ। अब पादरी तुरंत गवर्नर के दफ्तर पहुंचा और वह चिट्ठी गवर्नर को दी। गवर्नर ने जैसे चिट्ठी देखी उसके पसीने छूट गए। उसने तुरंत 2 सैनिकों को बुलाया और कहा कि ये चिट्ठी मेरे पास बड़े साहब की आई है। जेल में अभी जो कैदी हैं जिनमें एक दंपति है, उसे अभी छोड़ो और पादरी साहब के साथ इनकी बताई हुई जगह पर पहुंचाओ, जल्दी करो। सैनिकों ने तुरंत अपनी घोड़ा गाड़ी दौड़ाई और वहां पर जेल के पास पहुंच गए। उन्होंने पादरी साहब को बाहर खड़ा किया और खुद अंदर जाकर उन दोनों पति पत्नी को छुड़ा कर ले आए। बस फिर क्या था, वह अब लोग उन सैनिकों के साथ सेंट मेरीज कैथीड्रल पे उतरे। सैनिकों ने पादरी साहब को वह चिट्ठी सौंपी और चले गए। जैसे ही पादरी एंटोनियो और सारा के माता पिता चर्च में घुसे, चर्च के दरवाजे पर ही सारा जोर से चिल्लाई, मॉम डैड, अरे ये लोग जिंदा हैं, आ जाओ सब लोग। बस ये तो उनकी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन साबित हुआ। उनका ये मुश्किल तरीन सफ़र अब कामयाब हो चुका था। वह अपने माँ बाप को ज़िंदा पाकर बेहद खुश थे। फिर बातों का दौर चला। बातें करते करते रात हो गई। पादरी एंटोनियो ने उन्हें कहा, आज रात यहीं रुको और कल जाना। फिर रात को सब खाना खा रहे थे तो पादरी एंटोनियो ने अंकल विली के बारे में एमिलिया से पूछा, तो एमिलिया ने सारी कहानी कह सुनाई। तो पादरी एंटोनियो ने उन्हें अब उस कहानी का असली सार बताया। माय डियर चिल्ड्रन, सुनो, मैं किसी अंकल विली को नहीं जानता हूँ, पर हाँ, मुझे अब तुम्हारी सारी कहानी समझ में आ रही है। सुनो तुम सब बच्चे, डियर चिल्ड्रन, मुझे बताओ तुम्हारे अंकल विली देखने में कैसे थे? सारा तपाक से बोली, सफ़ेद दाढ़ी, मूछें, सफ़ेद बड़े बड़े बाल। ओह, मैं समझा। सुनो बच्चों, अब अंकल विली नहीं बल्कि एक फरिश्ता है जो आपकी मदद के लिए आया। जिस प्रकार तुमने अंकल विली का होलिया बयान किया, वह दरअसल सेंटा क्लॉज के भेष में तुम्हारे सामने थे और तुम्हें तोहफे यानी कि गिफ्ट के रूप में तुम्हारे माँ बाप दिए। पर क्योंकि तुम लोगों ने सिर्फ उस बूढ़े इंसान को देखा, उसके अंदर छुपे उस महान मकसद को नहीं देख पाए, इसलिए तुम जान नहीं सके कि वो कौन है। सारा ने कहा, फिर वह सपना जो मुझे उनके बीमार होने पर आया। और हाँ पादरी साहब, एक बात और, आंट एमिलिया ने मुझे एक्समस स्टार यानी कि क्रिसमस स्टार के बारे में बताया था। वो क्रिसमस स्टार मुझे 2 रातों तक लगातार दिखा, वो क्या था? हा हा हा। पादरी एंटोनियो जोर से हंसे। अरे मेरे प्यारे बच्चों, वह सपना भी उन्होंने ही तुम्हें दिखाया, यानी कि अंकल विली ने तुम्हें दिखाया था, ताकि तुम उनकी सेवा करो और तुम्हें किसी किस्म का शक ना हो। और रही बात बड़े सितारे की, तो सुनो, वह खुद अंकल विली यानी वो फरिश्ता था जो हमेशा तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारी रक्षा के लिए। तुम जिस जिस स्थिति से बचे, वहाँ तुम्हें अक्ल और ताकत प्रदान करने वाला वो बड़ा सितारा यानी अंकल विली ही थे। और हाँ, क्या उन्होंने तुम्हें ये काम खत्म करके दोबारा मिलने को भी कहा है? जी हाँ, जी हाँ, आंट एमिलिया ने कहा। अरे वाह, फिर तो तुम हर तरफ से जीत गए। आज 21 दिसंबर की रात है, तो परसों तक यानी कि एक्समस ईव तक तुम अपने घर पहुंच जाओगे। मगर घर जाने से पहले तुम उन्हें सलाम करना मत भूलना और उनका शुक्रिया अदा ज़रूर करना। ठीक है। 5 लोगों ने सर हिलाया और सुबह पादरी साहब ने सबके लिए एक घोड़ा गाड़ी मंगवाई
और उनमें उनको बिठाया, जो बस बीच सफ़र में सिर्फ 2 बार रुककर उन्हें सीधे उनके गांव पहुंचा देगी। वह 24 दिसंबर को अब अपने गांव के पास थे, पर अब सब ने कहा कि हम पहले अंकल विली से तो मिल लें। सब ने घोड़ा गाड़ी वाले को उस खंडर के पास रुकने के लिए कहा और पांचों उसी अंकल विली वाले खंडर में उनसे मिलने गए। पर खंडर के अंदर का नज़ारा तो कुछ और ही था। उनकी बकरी और उसका बच्चा तो वहाँ था, जिसे सारा देखकर बेहद खुश हुई, पर वहाँ कोई फायरप्लेस नहीं था, कोई आग नहीं जल रही थी, ना ही कोई मेज़ या कुर्सी ही थी। अंकल विली का पलंग भी गायब था, बस एक पुराने बक्से के ऊपर एक चिट्ठी रखी थी। तुरंत अमेलिया ने चिट्ठी खोली तो चिट्ठी पर लिखा था, प्यारे बच्चों, बेहद शुक्रिया इस काम को अंजाम देने के लिए। तुम जैसे बहादुर बच्चे दुनिया में नहीं मिल सकते। तुम्हारा भगवान में विश्वास अटल है, पर सफ़र में तुमने जिन भी कठिनाइयों का सामना किया उनके लिए छोटा सा तोहफा तुम सबके लिए है। ये तुम्हारे लिए क्रिसमस गिफ्ट है अंकल विली की ओर से। अब तुम लोग मुझे कभी नहीं देखोगे, पर मैं तुम्हें देखूंगा उस बड़े क्रिसमस स्टार के रूप में। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ये चिट्ठी पढ़कर आंट एमिलिया ने उस बक्से को खोला तो उसमें बेशकीमती हीरे, जवाहरात और बहुमूल्य रत्न और सोना था। इन तोहफों को पाकर पांचों लोग बेहद खुश हुए, क्योंकि उनकी गरीबी अब हमेशा के लिए दूर हो गई थी। और वापस घोड़ा गाड़ी से वह लोग अपने गांव के असली घर में आए। सारा के पिता ने घोड़ा गाड़ी वाले को भी एक सोने की अंगूठी भेंट करी और कुछ रत्न पादरी एंटोनियो के लिए दिए। यह सामान देकर सारा के पिता मुड़कर अंदर घर में आ गए, मगर सारा अब भी उस घोड़ा गाड़ी को देख रही थी। तभी अचानक उस गाड़ी की खिड़की से एक बूढ़े शख्स ने सारा की तरफ देखकर हाथ हिलाया। तभी सारा चिल्लाई, अरे देखो अंकल विली! पर घोड़ा गाड़ी वाले ने उस घोड़ा गाड़ी को और भी तेज दौड़ाया और वहां से चला गया। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी द क्रिसमस एंजल। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकन प्रेस भी ज़रूर करें। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे सभी वीडियोस पे कमेंट ज़रूर करें, चाहे 2 वर्ड्स ही लिखें लेकिन कमेंट ज़रूर करें। आप लोग कमेंट्स करने में थोड़ी कंजूसी करते हैं, इसलिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं, फैमिली हैं, तो इसलिए जुड़े रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर से। मिलते हैं आप सब लोगों से मेरी अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।